हेलो क्लास, वेलकम। अब हम स्टार्ट करने अब जा रहे हैं अबाउट द मून। मून क्या है? मून बेसिकली अर्थ का नेचुरल सैटेलाइट है। अर्थ के पास एक ही नेचुरल सैटेलाइट है और उसका नाम है मून। उसको हम क्या बोल रहे हैं? मून। यहाँ पे देखिए अर्थ के आसपास कौन घूम रहा है? मून। तो ये अर्थ का नेचुरल सैटेलाइट है। नेक्स्ट, द डायमीटर ऑफ मून इज अबाउट 1/4 ऑफ अर्थ डायमीटर। जो मून का डायमीटर है वो अबाउट 1/4 है अर्थ के डायमीटर का। मतलब जो मून है वो 1/4 है अर्थ से साइज में, 1/4 है। ठीक है, मतलब 1/4 है वो अर्थ का साइज में, छोटा दिखता है बहुत ज्यादा। ठीक है, मून अपीयर्स एज बिग एज सन बिकॉज इट इज क्लोजर टू अस देन सन। जो देखिए यहाँ पे सन कितनी दूर है और मून कितना पास है ना, इसलिए मून और सन दोनों एक ही साइज के अपीयर होते हैं। अदरवाइज सन तो बहुत ज़्यादा बड़ा है, सन की जो साइज है वो बहुत ज़्यादा बड़ा है। लेकिन जैसे जैसे हम किसी चीज़ से दूर होते जाते हैं वो हमें छोटी अपीयर होती है, दूर से छोटी अपीयर होती है ना। जब हम कोई चीज़, जैसे एक पेड़ है, अगर आप पास से उस पेड़ को देखोगे वो बहुत बड़ा दिखेगा, लेकिन जब आप दूर से उस पेड़ को देखोगे वो बिल्कुल छोटा सा दिखेगा, है ना। तो ऐसे ही है कि जब हम दूर से देखते हैं, दूर से देखने पे वो चीज़ छोटी लगती है एंड पास से देखने पे वो चीज़ बड़ी लगती है। तो जो मून है वो पास में है और जो सन है वो दूर है। इसीलिए इन दोनों की कुछ ऐसी कैलकुलेशन बैठी है दूरी की कि सन और मून दोनों ही एक साइज के हमें अपीयर होते हैं, दोनों ही एक साइज जैसे हमें दिखते हैं। ठीक है, इट इज सिचुएटेड एट अ डिस्टेंस अबाउट 3,84,400 किलोमीटर। ये 3,84,400 किलोमीटर की दूरी पर है अर्थ से। ठीक है, इतनी दूरी पर है ये अर्थ से। द मून हैज नो लाइट ऑफ इट्स ओन। मून के पास खुद की कोई लाइट नहीं है। मून के पास खुद की कोई लाइट नहीं है। जिसके पास खुद की लाइट होती है उसे हम स्टार बोलते हैं। तो सन एक स्टार है क्योंकि उसके पास खुद की लाइट है, बट मून के पास खुद की लाइट नहीं है। मून क्या करता है? मून कैसे चमकता है फिर रात को? रात को जो मून चमकता है वो कैसे चमकता है? वो इसलिए चमकता है क्योंकि मून के ऊपर सन की लाइट पड़ रही है। द सनलाइट इज रिफ्लेक्टेड बाय द मून। द सनलाइट ही रिफ्लेक्ट हो रही है। जो मून जो हमें चमकता हुआ फील हो रहा है ना, वो एक्चुअली सन की लाइट रिफ्लेक्ट हो रही है। सन की लाइट रिफ्लेक्ट हो रही है मून के द्वारा। ठीक है, जो लाइट है सन मून की हम तक कब कितनी देर में रीच करती है? जैसे सन की लाइट अर्थ पे 8 मिनट में आती है। जो सन की लाइट है अर्थ पे 8 मिनट में आती है और जो मून की लाइट है अर्थ पे वो 1 सेकेंड में आ जाती है। वो 1 सेकेंड में आ जाती है। ठीक है, अब हम जानेंगे डिफरेंट फेजेस ऑफ मून। जो मून होता है वो अलग अलग शेप का दिखता है हमें रात को। एटमॉस्फेयर में जब हम मून को देखते हैं तो हमें वो अलग अलग शेप्स का दिखता है ना। तो इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं फेजेस ऑफ मून। डिफरेंट फेजेस ऑफ मून मतलब जो मून की शेप है वो चेंज हो रही है। मून की शेप है उसको हम उसका फेस बोल रहे हैं। कभी हमें मून दिखता ही नहीं है, कभी थोड़ा सा दिखता है, कभी बहुत ज़्यादा मतलब हाफ तक दिख जाता है, कभी पूरा का पूरा मून दिखता है। तो ये जो लाइट की वजह से जो हमें मून के अलग अलग फेस दिख रहे हैं, ठीक है, कि कभी थोड़ा दिख रहा है, कभी आधा दिख रहा है, कभी ऑलमोस्ट पूरा दिख रहा है, कभी पूरा दिख रहा है, तो इसको हम फेजेस ऑफ मून बोलते हैं। जो अलग अलग मून की आकृति, अलग अलग मून की जो शेप हमें दिखती है उसको हम फेजेस ऑफ मून बोलते हैं। When the moon look like full disk, it is called full moon और पूर्णिमा। जब हमें मून पूरा दिख रहा होता है, देखिए यहाँ पे पूरा दिख रहा है, हमें अर्थ से पूरा का पूरा मून दिख रहा है, तो इसको हम बोलेंगे फुल मून। ये है एक कौन सी पोजीशन? ये पोजीशन है फुल मून की पोजीशन, या हिंदी में जिसे पूर्णिमा बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद when the side of the moon facing us does not receive sunlight, जो देखो यहाँ पे अगर आप देखो तो ये जो मून है, सन इस साइड है और यहाँ पे मून है। मून का जो फेस अर्थ की साइड है, मून का जो फेस अर्थ की साइड है उस पे लाइट नहीं आ रही है, उसके ऊपर लाइट नहीं आ रही है। इसलिए अर्थ पे जब हम होंगे तो हमें
मून ब्लैक अपीयर होगा, मतलब दिखेगा ही नहीं रात को, मून के ऊपर कोई भी लाइट नहीं होगी। जब इस पोजीशन में मून होता है तो मून की हमें कोई लाइट नहीं मिलती है, मून से हमें कोई लाइट नहीं मिलती है। तो इस पोजीशन को हम बोलते हैं न्यू मून या अमावस्या, हिंदी में अमावस्या। ठीक है, ये पोजीशन है न्यू मून की पोजीशन। नेक्स्ट, ये न्यू मून से फुल मून तक अलग अलग फेजेस में चेंज होता है। जैसे फर्स्ट जब मून बढ़ रहा होता है, जैसे हम बोलते हैं ना इंक्रीजिंग ऑर्डर डिक्रीजिंग ऑर्डर, है ना, तो जो मून का इंक्रीजिंग ऑर्डर है उसको हम वैक्सिंग बोलते हैं, वैक्सिंग। ठीक है, और जो मून का डिक्रीजिंग ऑर्डर होगा, जो अब आगे हम देखेंगे, उसको हम वेनिंग बोलते हैं। ठीक है, अब जो मून का इंक्रीजिंग ऑर्डर है जो कि वैक्सिंग है, ठीक है, तो सबसे पहले थोड़ा सा मून दिखा, ये देखिए थोड़ा सा मून दिखा, तो इसको हमने नाम दे दिया क्रिसेंट मून। वैक्सिंग तो इसलिए लगा क्योंकि वो बढ़ रहा है तो वैक्सिंग आ गया, लेकिन इसका नाम क्या है, क्रिसेंट मून। उसके बाद थोड़ा और हुआ तो वो हो गया हाफ मून, फिर और ज़्यादा हुआ, फिर वो हो गया गिब्बस मून, फिर पूरा हो गया, फिर हो गया फुल मून, है ना। अब इसके बाद दूसरा जो फेज आएगा वो क्या है, दूसरे जो फेजेस आएंगे वो आएंगे फुल मून से न्यू मून जाने में। अब डिक्रीजिंग ऑर्डर है, डिक्रीजिंग ऑर्डर को बोलते हैं वेनिंग, डिक्रीजिंग ऑर्डर को बोलते हैं वेनिंग। ठीक है, तो सबसे पहले थोड़ा सा डिसअपियर होना स्टार्ट हुआ, जब थोड़ा सा डिसअपियर हुआ तो उसको हमने फिर से गिब्बस की शेप आई है तो हो गया गिब्बस। उसके बाद फिर थोड़ा गया गायब हुआ, हाफ रह गया तो वो फिर से क्या हुआ, हाफ मून। उसके बाद हमने क्या किया, फिर और ज़्यादा गायब हो गया तो ये क्या बन गया, क्रिसेंट मून। लेकिन इस बार ये कौन सा क्रिसेंट मून है, वेनिंग क्रिसेंट मून। ये कौन सा हाफ मून है, वेनिंग हाफ मून। ये कौन सा गिब्बस मून है, ये वेनिंग गिब्बस मून है। ठीक है, तो इस तरह से ये डिफरेंट फेजेस ऑफ मून होते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे रोटेशन एंड रेवोल्यूशन ऑफ मून। देखो, रोटेशन मैंने आपको बताया था क्या होता है, रोटेशन अपने ही एक्सिस पे, जैसे पंखा होता है अपने ही फिक्स पोजीशन पे घूमता रहता है। ठीक है, और रिवॉल्यूशन क्या होता है, जब किसी के अराउंड चक्कर काटा जाता है तो उसे रिवॉल्यूशन बोलते हैं। तो जो मून है वो अर्थ के अराउंड 27 डेज और 8 आवर में चक्कर एक पूरा कंप्लीट करता है। जो ये चक्कर आप देख रहे हो मून कंप्लीट कर रहा है वो एक्चुअली 27 डेज 8 आवर में कंप्लीट कर पा रहा है। जो रोटेशन है, ये तो रेवोल्यूशन की बात हमने कर ली कि मून जो है वो अर्थ के अराउंड 27 डे 8 आवर में चक्कर कंप्लीट कर पा रहा है। अब रिवॉल्यूशन, अपने एक्सिस पे रिवॉल्यूशन, वो भी 27 डेज एंड 8 आवर में कर पाता है। वो भी 27 डेज 8, जैसे अर्थ अपने एक्सिस पे रिवॉल्व 24 आवर में होती है, अपने एक्सिस पे एक चक्कर अर्थ 24 आवर में कंप्लीट करती है, वैसे ही मून अपने एक्सिस पे एक चक्कर कंप्लीट 27 डेज में करता है, 27 डेज में करता है। ठीक है, क्योंकि ये इसका रिवॉल्यूशन पीरियड भी सेम है 27 डेज और इसका रोटेशन पीरियड भी सेम है 27 डेज। मून का रिवॉल्यूशन पीरियड और रोटेशन पीरियड दोनों सेम है, 27 डेज ही हैं दोनों, रोटेशन और रेवोल्यूशन फेज। ठीक है, इसकी वजह से क्या होता है कि मून की हमें एक ही साइड अपीयर होती है, हमें मून की सिर्फ एक ही साइड दिखती है, सिर्फ मून की एक ही साइड हमें दिखती रहती है। क्योंकि मून का, अगर मैं पूछूं मून की हमें एक ही साइड क्यों दिखती है, क्योंकि जो मून है वो रोटेशन भी सेम पीरियड में कर रहा है और वो रेवोल्यूशन भी सेम पीरियड में कर रहा है, इसलिए मून हमेशा एक ही साइड हमें दिखेगी, मून की हमेशा एक ही साइड हमें दिखेगी। वी आर नॉट एबल टू सी द अदर साइड ऑफ द मून फ्रॉम द अर्थ, इसलिए हम मून की जो दूसरी साइड है वो नहीं देख पाते हैं। ठीक है, जो मून का सरफेस है इट इज मेड अप ऑफ रॉक्स एंड देयर इज नो सॉइल। जो मून का सरफेस है वो रॉक से बना हुआ है, जो आप पिक्चर में भी देख पा रहे हो, ये सिर्फ रॉक से बना हुआ है, यहाँ पे कोई सॉइल नहीं है। यहाँ पे सॉइल क्यों नहीं है, हमने छोटी क्लासेस में पढ़ा है, 5th क्लास में सॉइल वेदरिंग के बारे में पढ़ा है, तो जो सॉइल फॉर्मेशन के बारे में पढ़ा है, वेदरिंग के बारे में पढ़ा है,
तो जो सॉइल फॉर्म होती है वो किसकी वजह से होती है, वो वेदर की वजह से होती है कि जब हवा चलती है, पत्थर टूटते हैं या पानी की वजह से पत्थर टूटते हैं, तो उन पत्थरों के टूटने से मिट्टी बनती है। बेसिकली जो सॉइल है वो किस वजह से बन रही है, जो सॉइल है वो पत्थरों के घिसने से बन रही है ना। पत्थर जब आपस में घिसते हैं, टूटते हैं, तब उससे सॉइल बनती है। तो इससे सॉइल जो मून है वहाँ पे तो कोई एटमॉस्फेयर है ही नहीं, तो अगर वहाँ पे कोई एटमॉस्फेयर है नहीं तो वहाँ पे कोई एटमॉस्फेयर में, वेदर में, क्लाइमेट वगैरह में कोई चेंज भी नहीं होगा। क्लाइमेट में कोई चेंज नहीं होगा, ठीक है। अगर चेंज नहीं होगा, वेदर में कोई चेंज नहीं होगा, तो पत्थर वत्थर भी नहीं टूटेंगे, कोई हवा नहीं है, कोई वाटर नहीं है, कुछ नहीं है, सब एज इट इज़ है, कोई सॉइल बन ही नहीं रही है, सॉइल फॉर्मेशन का प्रोसेस चालू ही नहीं है, वहाँ पे सॉइल फॉर्मेशन की प्रोसेस हो ही नहीं रही है। इसीलिए मून के ऊपर बस रॉक्स ही रॉक्स हैं, सॉइल नहीं है, सॉइल नहीं है, ठीक है। फिर द माउंटेन पीक, प्लेन एंड क्रेटर मेक द सरफेस एक्सट्रीमली रगड। जो मून का सरफेस है वो इवन नहीं है, मतलब ऐसा नहीं है कि एक जैसा है, एक प्लेन जैसा है, प्लेन नहीं है। मून के सरफेस पे बहुत सारी वैलीज है, गड्ढे हैं बहुत बड़े बड़े, जिन्हें हम क्रेटर्स बोलते हैं। मून के ऊपर बहुत बड़े बड़े गड्ढे हैं जिसे हम क्या बोलते हैं, क्रेटर्स बोलते हैं। दूसरा, जो सरफेस है मून का, जो सरफेस है वो बहुत रगड है। रगड मतलब कि उबड़ खाबड़ है, क्योंकि उस पे माउंटेन पीक्स है, कहीं 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 पे बड़े बड़े गड्ढे हैं, कहीं पे प्लेन है, मतलब तो उबड़ खाबड़ ज़मीन है वहाँ की, ठीक है। एज अ रिजल्ट जो सनलाइट का रिफ्लेक्शन है वो इवन नहीं हो पाता, क्योंकि देखो माउंटेन पीक से अलग सनलाइट का रिफ्लेक्शन होगा, गड्ढे से अलग सनलाइट का रिफ्लेक्शन होगा। तो ऐसे करने की वजह से जो मून के ऊपर जो डार्क डार्क धब्बे हमें फील होते हैं, जैसे जब हम मून को देखते हैं तो मून के ऊपर हमें कुछ डार्क स्पॉट्स फील होते हैं, ठीक है। वो डार्क स्पॉट्स एक्चुअली क्या हैं, वो डार्क स्पॉट एक्चुअली बड़े बड़े गड्ढे हैं, बड़े बड़े गड्ढे हैं जिन्हें हम क्रेटर्स बोलते हैं। ये बड़े बड़े क्रेटर्स होते हैं, बड़े बड़े गड्ढे होते हैं जो कि हमें दिख रहे होते हैं, जो कि मून के ऊपर हमें ऐसा लगता है कि जैसे धब्बे के रूप में दिख रहे हैं। That is why if we look at the moon, we see the dark spots on its surface. तब हमें उसके सरफेस पे डार्क स्पॉट्स दिखते हैं। मून के ऊपर ना कोई एयर है ना कोई वाटर है ऑन द मून, ठीक है। मून के ऊपर ना कोई एयर है ना कोई वाटर है। सिंस द मून हैज़ नो एटमॉस्फेयर, इसके जो दिन है वो बहुत गर्म होते हैं, क्योंकि मून के ऊपर कोई एटमॉस्फेयर ही नहीं है, ठीक है। तो एटमॉस्फेयर ना होने की वजह से सनलाइट अगर इसके ऊपर पड़ेगी तो एकदम से हीट कर देगी, और अगर सनलाइट इसके ऊपर नहीं पड़ेगी तो इसको एकदम से कूल कर देगी। जो एटमॉस्फेयर होता है वो बीच का टेम्परेचर मेंटेन करके रखता है, इसलिए अर्थ के ऊपर टेम्परेचर मेंटेन्ड है। बट मून के ऊपर कोई एटमॉस्फेयर ही नहीं है, इसलिए ये दिन में तो बिल्कुल हॉट हो जाता है और रात में बिल्कुल कोल्ड हो जाता है, रात में एकदम से बिल्कुल कोल्ड हो जाता है, ठीक है। अब जो साइंटिस्ट्स हैं उन्होंने स्पेसक्राफ्ट भेजे हैं मून पे टू गेट द इंफॉर्मेशन अबाउट द मून। मून के बारे में इंफॉर्मेशन लाने के लिए उन्होंने मून के ऊपर सैटेलाइट्स भेजे हैं, मिशन भेजे हैं। जो सबसे पहला मिशन था मून पे जाने वाला वो सोवियत यूनियन, जो आज का रशिया है, सोवियत यूनियन, उसने भेजा था 1959 में, और उसका नाम था लूना वन। लूना वन जो था वो लॉन्च हुआ था 2 जनवरी 1959 में। ये पहला स्पेसक्राफ्ट था जो मून के अराउंड घूम रहा था, जो मून के आसपास भी आ पाया था, ये वो था। और जो लूना 2 था वो पहला ऐसी बॉडी थी जो मून के सरफेस पे पहुंच पाई। देखो लूना 1 मून के सरफेस पे नहीं पहुंच पाई, लेकिन लूना 2 दोबारा से भेजा गया एक और स्पेसक्राफ्ट, वो मून के सरफेस पे पहुंच पाया, ठीक है। ये दोनों ही सोवियत यूनियन ने भेजे थे। अब जो अमेरिकन एस्ट्रोनॉट थे नील आर्मस्ट्रॉन्ग एंड बज़ एल्ड्रिन, उन दोनों ने, वो दोनों मून पे पहुंचे थे और उन्होंने मून के ऊपर, देखो यहाँ पे फोटो भी दिख रही है, यहाँ पे फोटोज भी क्लिक करी है, ठीक है। मून के सरफेस पे पहले चलने वाले इंसान ये है नील आर्मस्ट्रॉन्ग, ठीक है।
तो नील आर्मस्ट्रॉन्ग वाज द फर्स्ट मैन टू स्टेप ऑन द सरफेस ऑफ द मून। मून के सरफेस पे चलने वाला पहला इंसान नील आर्मस्ट्रॉन्ग है। और उनके साथ थे बज एल्ड्रिन। बज एल्ड्रिन भी उनके साथ इसी मिशन में थे। उन्होंने मून के सरफेस की फोटोग्राफ ली और मून के सरफेस को एक्सप्लोर किया कि मून पर कहाँ कहाँ क्या क्या है। ठीक है, तो ये उन्होंने किया। नेक्स्ट हम जानेंगे अबाउट द एस्टेरॉयड, मीटियोरॉयड एंड कॉमेट्स। देखो यहाँ पे ये जो बेल्ट दिख रही है, ये बेल्ट दिख रही है आपको, जो एस्टेरॉयड बेल्ट जिसको हमने बोला था, एस्टेरॉयड बेल्ट दिख रही है। तो ये जो बेल्ट है, ये देखिए, it has been discovered there are small celestial bodies similar to planet which revolve around the sun in their own elliptical orbit। जो planets के अलावा कुछ और बॉडीज भी है जो सन के अराउंड घूम रही हैं। प्लैनेट्स के अलावा कुछ और बॉडीज भी है जो सन के अराउंड घूम रही हैं और वो छोटे छोटे पत्थर के टुकड़े हैं, वो छोटे छोटे पत्थर के टुकड़े हैं। और एस्टेरॉयड बेल्ट के बारे में मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ। उस बेल्ट में वो छोटे छोटे पत्थर के टुकड़े हैं जिन्हें हम एस्टेरॉयड बोलते हैं। ये छोटे छोटे पत्थर के टुकड़े जो स्पेस में हैं और जो सन के चक्कर काटते हैं उन्हें हम एस्टेरॉयड बोलते हैं। इनको हम एस्टेरॉयड बोलते हैं। ओके ओके, एस्टेरॉयड हो गया आपका पूरा। नेक्स्ट है मीटियोरॉयड। जो मीटियोरॉयड है वो क्या होते हैं, जब जिसको हम टूटता तारा या शूटिंग स्टार बोलते हैं, वो मीटियोरॉयड होते हैं। अब देखो क्या होता है, अगर कोई रॉक का टुकड़ा मतलब स्पेस से अर्थ के एटमॉस्फेयर में एंटर करता है, कोई टुकड़ा रॉक का अगर वो स्पेस से अर्थ के एटमॉस्फेयर में एंटर करता है तो अर्थ का एटमॉस्फेयर उसे जला देता है। तो वो अर्थ के एटमॉस्फेयर में आते ही जल जाता है। ठीक है, वो जब जलता है तो वो चमकता हुआ फील होता है और हम उसे बोलते हैं कि वो शूटिंग स्टार्स हैं। तो हम उसे बोलते हैं शूटिंग स्टार्स। और उसको एक्चुअली हम क्या बोलेंगे, वो है मीटियोरॉइड्स। वो है मीटियोरॉइड्स। अगर कोई मीटियोरॉइड या स्मॉल पीस ऑफ रॉक, मीटियोरॉइड भी ऐसे ही चक्कर काट रहे होते हैं, लेकिन अगर कोई पीस ऑफ रॉक अर्थ के एटमॉस्फेयर में, देखो जैसे ये घुसने के बाद अर्थ का एटमॉस्फेयर उसे जला देता है, क्योंकि वो बहुत स्पीड से आ रहा है तो वो जल जाता है अर्थ के एटमॉस्फेयर में आते ही। जब वो अर्थ के एटमॉस्फेयर में आके जल जाता है तो वो हमें शाइनिंग फील होता है, तो उसको हम बोलते हैं कि ये शूटिंग स्टार है। अब मान लो वो टुकड़ा जलने के बाद अर्थ के सरफेस पे बाय चांस पहुंच गया। वैसे तो सबसे जो 99% है वो अर्थ के एटमॉस्फेयर में जली जाते हैं, लेकिन बाय चांस ना जले, कोई एक टुकड़ा बच गया या कुछ, तो वो अर्थ के सरफेस पे उतनी ही ज़ोर से आके टकराएंगे। जब वो अर्थ के सरफेस पे आके ज़ोर से टकराएंगे तो वो एक गड्ढा क्रिएट करेंगे, जैसे कि यहाँ पे पिक्चर को में आपको दिख रहा है। तो वो एक बड़ा सा गड्ढा बना देंगे, जिस गड्ढे को हम फिर से क्या बोलते हैं, क्रेटर्स बोलते हैं। ये एक मीटियोर क्रेटर है जो कि एरिज़ोना में है, यूएसए के, जो कि एक मीटियोराइट ने बनाई है। जब ये मीटियोरॉयड अर्थ के सरफेस को टच कर जाता है तो इसको हम मीटियोराइट बोलते हैं, टी फॉर ट्री वाला, मीटियोराइट्स। ठीक है, अब कॉमेट्स क्या होते हैं। कॉमेट्स ग्लोइंग हेवनली बॉडीज होती हैं जो सन के अराउंड रिवॉल्व करती है। कॉमेट्स ग्लोइंग रिवॉल्विंग बॉडी, देखो ये ग्लो कर रही है, ये अराउंड द सन घूम रही है। कॉमेट्स एक्चुअली होते हैं कि कॉमेट जो है वो आइसी मटेरियल से बने होते हैं। तो जब वो सन के पास आते हैं तो सन उन्हें हीट कर देता है और वो ग्लो करना स्टार्ट कर देते हैं, और उनकी टेल हमें अपीयर होती है, जिसको हमें लगता है कि जैसे कि जिसको कई बार देखो जैसे ये टेल अपीयर हो रही है। दे आर मोस्टली मेड अप ऑफ डस्ट, आइस पार्टिकल एंड गैसेस। ठीक है, ये देखो डस्ट, आइस पार्टिकल और गैसेस के बने होते हैं। तो ये जब सन के पास आते हैं तो ऐसे इनकी एक टेल, एक पूंछ से निकल आती है जो हमें यहाँ से दिखाई देती है, जो अर्थ से भी दिखाई देती है। When they approach the sun, gas gets heat up and they start glowing, ग्लो करना स्टार्ट कर देते हैं। कॉमेट में भी पीरियोडिकल और नॉन पीरियोडिकल। जो कॉमेट्स होते हैं वो हो सकता है फिक्स्ड इंटरवल में आते हो, जैसे कि 3 साल में आया तो हर 3 साल में एक कॉमेट आता हो, वही सेम कॉमेट हर 3 साल में पास करता हो।
ऐसा हो सकता है। या फिर कॉमेट अपनी मर्जी से, मतलब इरेगुलर भी हो सकते हैं, कभी आ रहे हैं, कभी जा रहे हैं, कभी नहीं आ रहे हैं, मतलब ऐसे। तो कुछ पीरियोडिकल कॉमेट्स भी होते हैं, जैसे हेलीज कॉमेट जो है वो 76 ईयर में आता रहता है, 76 ईयर में आता है। लास्ट टाइम वो 1986 में आया था, अब इसमें 76 और जोड़ लो, फिर ये उस टाइम आएगा, ठीक है। नॉन पीरियोडिकल कॉमेट अपीयर फॉर शॉर्ट पीरियड देन दे डिसअपीयर सडनली। जो नॉन पीरियोडिक होते हैं वो थोड़ी सी देर के लिए हमें दिखते हैं और फिर वो डिसअपीयर हो जाते हैं, और फिर वो कब आएंगे कब नहीं आएंगे उसके बारे में हम कुछ कह नहीं सकते। तो ये था हमारा चैप्टर अबाउट द एस्टेरॉयड, मीटेरॉयड, कॉमेट एंड द सरफेस ऑफ द मून। इसमें कोई डाउट है आपका तो मुझसे ज़रूर पूछिए। थैंक यू सो मच।